हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आइए इस एसएससी के सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो 326 ईसा पूर्व सिकंदर के आक्रमण से लेकर 1947 की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है शक शक साम्राज्य। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा है यूनानियों के बाद शक आए। शक की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। शक की 5 शाखाएं थी। पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिम भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर राज स्थापित किया था। प्रथम शक राजा मऊ थे। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे तथा चरगाह की खोज में भारत आए। 58 वर्ष की आयु में 58 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया और बाहर खदेड़ दिया। देखिए दोस्तों, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया और बाहर खदेड़ दिया। और उस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ की। उस समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। गुप्त गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य के नाम से ही हुआ। इस अब उपाधि की संख्या उस समय 14 थी। शकों को गुजरात के समुद्री व्यापार से काफ़ी लाभ पाया और भारी चांदी के सिक्के भी जारी किए। शकों के सबसे प्रतापी राजा रुद्रदमन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 यानी 150 गुजरात के बड़े भाग पर थी। भारत में शक राजा खुद को क्षत्रप कहते थे। शकों के बाद पल्लव ने भारत पर राज किया और सबसे अधिक प्रसिद्ध पल्लव में गोडोफिनिश थे। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पल्लव के बाद कुशांग आए, जो भारत में यूची और तोखरी कहलाते थे। यूची नाम का एक कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। उसी में से एक का नाम कुशांग था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुशांग वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुशांगों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया। संवत शक संवत कहलाया। इसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभ कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी किए। यह गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से बेहतर थी। कनिष्क के समय पर ही चरक संहिता की रचना हुई। चरक संहिता कनिष्क के महाकवि अश्वघोष ने बुद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना करी। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक मध्यात्मिक सूत्र है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुशांग वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुशांग वंश का अंतिम शासक दोस्तों वासुदेव था। कुशांग राजा देवपुत्र कहलाता था। कुशांग वंश का जो राजा होता था वह देवपुत्र कहलाता था। यह उपाधि कुशांगों ने चीनियों से ली। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो है वो गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य के उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशलंबी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त
340 से 280 ईस्वी तक था। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी में हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने महाराजधीराज की उपाधि धारण करी। गुप्त संवत 319-320 के शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसके बारे में आगे पढ़। तो दोस्तों मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिण व्रत के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख की रचना करी। समुद्रगुप्त भगवान विष्णु श्री नारायण के उपासक थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने लगा था। समुद्रगुप्त ने विक्रमक की उपाधि धारण करी। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय भी लिखा है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त हुआ, जो गोविंद गुप्त 415 से 454 हुआ। मतलब इतने वंशों तक उसने राज किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने कराई थी। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 हुआ। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण प्रारंभ हुआ। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त साम्राज्य के पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। देखे दोस्तों, हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य के पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में स्थित है। पार्वती मंदिर नायना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। और दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर खोह मध्य प्रदेश में स्थित है। और भीतरगांव मंदिर भीतरगांव में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आगे देख लेते हैं। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल के राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की और इस स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा गया है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोज राजा की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने के प्रमाण मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। कालिदास के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदिक आचार्य धन्वंतरी थे। धन्वंतरी के बारे में भी जानते होंगे आप लोग। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है।
आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। इसी ने सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हमारे पुराणों की वर्तमान रूप से रचना, मतलब हिंदू के जो पुराण है उनकी वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। मंदिर बनाने की कला की जो शुरुआत है वह गुप्त काल में ही हुई थी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। आइए दोस्तों, आगे हमारा टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। वर्धन वंश भी कह सकते हैं और पुष्यभूति वंश भी कह सकते हैं, एक ही है। तो गुप्त काल के पतन के बाद कुछ नए राज्यों का उदय हुआ। उन सब में सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया। उन सब में सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इन इस पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। ठीक है, इस पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर था और प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता है। तो दोस्तों, इस सीरीज में अब आगे का टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। आप इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो गुप्त वंश के पतन के बाद कुछ नए राज्यों का उदय हुआ। उन सब में सबसे विशाल साम्राज्य पुष्यभूति वंश का हुआ। ठीक है, इस पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। मतलब जो पुष्यभूति राजा था वही पुष्यभूति वंश का संस्थापक था और अपने ही नाम पे इसने ये वंश रखा था। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है, और प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था इस वंश का, जिसने परम भट्टारक प्रथम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण करी। प्रभाकर वर्धन, ये नोट में लिख लीजिएगा दोस्तों, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं या कहीं पे मोबाइल में नोट कर लीजिएगा। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र राजवर्धन, संजय मत जोड़िएगा, राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई, यानी जन्म ली। ठीक है, राजश्री का विवाह गृहवर्मा कन्नौज के राजा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला और देवगुप्त के मित्र शशांक ने राजवर्धन को मार डाला और शशांक ने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया। ठीक है, बोधि वृक्ष इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दूसरे नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरे नोट में इंपॉर्टेंट है कि शशांक ने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया। अब राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी पूर्व में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, जो पुष्यभूति वंश की राजधानी थी। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण करी। हर्ष ने शशांक की हत्या कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलिकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ और हर्ष पराजित हो गया। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हर्ष भगवान शिव और देव सूर्य यानी सूर्य देव के उपासक थे। ठीक है, बाद में हेनसांग की बात मानकर बौद्ध धर्म माना हर्ष ने। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष चरित्र एवं कादंबरी की रचना करी। प्रियदर्शका, रत्नावली एवं नागनंदन नाम की 3 सांस्कृतिक नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने करी। हर्ष को भारत के अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन हर्ष ने न ही कट्टर हिंदू था और न ही पूरे हिंदुस्तान पर उसका राज था जो उसे सम्राट कह के बुलाया जाए। और आगे बात कर लें दोस्तों,
तो हर्ष के समय पर अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर पैदल सेना को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष के समय अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष के शासन में मथुरा सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के वंश व शासक की। तो इस पर जो वीडियो है वो कल आएगी दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। पार्ट 2 थी दोस्तों, ये पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 थी ये, सेकेंड पार्ट। बहुत जल्द इसका थर्ड पार्ट आएगा, जिसमें हम लोग आपको पढ़ाने वाले क्या है ये बता देते हैं। पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, कल्याणी, वातापी, बेगी, तीनों चालुक्य। उसके बाद चोल वंश, फिर यादव वंश, फिर होनसाल वंश, कदम्ब वंश, गगन वंश, काकतीय वंश, पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर के राजवंश, कामरूप का वर्धन वंश। तो दोस्तों इतनी सारी वंश है अभी जो आपको मुझे पढ़ाना है और आपको मुझे बताना है।